दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी के बारे में चर्चा की थी और उसके बाद जो वीडियो आया था हमने क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने हाउस ब्रेकिंग को भी लिया था। आज हम संपत्ति के विरुद्ध अपराध को आगे बढ़ाते हुए छल के बारे में चर्चा करेंगे, चीटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 415 में वर्णित है। दोस्तों, पहले मैंने विचार किया था कि छल, आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग को एक साथ लेकर चर्चा की जाए। काफ़ी विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि इन तीनों अपराधों का हम साथ साथ चर्चा करते हैं तो वह चर्चा सार्थक नहीं रह पाएगी, क्योंकि इन सेक्शन में कुछ कंसेप्ट भी अधिक हैं, कुछ टेक्निकलिटी भी हैं और ये थोड़े से लेंदी भी है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आपके सामने एक एक अपराध के बारे में चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद अगले वीडियो में उसको समराइज करते हैं। तो दोस्तों, आज हम छल के बारे में चर्चा करते हैं। चीटिंग भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 415 में वर्णित है। दोस्तों, ये मैं लगभग हर वीडियो में कहता हूं कि मैं किसी भी अपराध की परिभाषा को पढ़ता नहीं हूं, बल्कि आपको समझ में आ सके इसलिए मैं आवश्यक तत्वों के बारे में चर्चा करता हूं कि किन तत्वों से मिलकर वह पर्टिकुलर अपराध बना है, उसका गठन हुआ है। तो दोस्तों, छल पर चर्चा करने से पहले मैं एक उदाहरण लेता हूं कि का नामक व्यक्ति एक दुकानदार को सिविल सेवा में होने का मिथ्या व्यपदेशन देता है और इसके बदले में दुकानदारों से कुछ माल उधार दे देता है। और जब वो यह मिथ्या व्यपदेशन दे रहा है उस समय उसका मूल्य चुकाने का कोई भी इरादा नहीं रहता है, माल दे देता है। छल का अपराध गठित हो गया। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक चीज को हम ध्यान रखें कि छल के हम जो आवश्यक तत्व देखें उसके पहले यह देखें कि छल के लिए वास्तव में आवश्यक क्या है। तो दोस्तों, प्रवंचना, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करना, प्रवंचना, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करना और ऐसा सब करके कुछ धन, कुछ मूल्य, कुछ कमाना, कुछ अपनी तरफ लाना, कुछ प्राप्त करना, छल के आवश्यक चीजें होंगी। जब हम छल की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे तो इन्हीं जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, 5 या 4 जो भी पॉइंट हैं, उनके आसपास ही सेक्शन चलेगा। प्रवंचना, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करना और कोई कीमत आना, कोई मूल्य आना, आर्थिक लाभ होना। देखते हैं, छल में बताया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को प्रवंचना कर उस प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे। यहां हम थोड़ा सा रुकते हैं और देखते हैं कि जो आवश्यक चीजें जो मैंने बताई थी, प्रवंचना आया, कपटपूर्वक आया या बेईमानीपूर्ण आशय आया, बेईमानी से उत्प्रेरित करना आना आया और लाभ प्राप्त करना इस उदाहरण में आया कि उसे मूल्य मिल गया था। सिविल सेवा में होने का उसने जो मिथ्या व्यपदेशन देके उसे प्रवंचित किया था। परिभाषा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और यह है इसके बाद, या वह सम्मति दे दे, यानी कौन? प्रवंचित व्यक्ति। प्रवंचित व्यक्ति कंसेंट दे दे कि किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को रख रखेने की अनुमति प्रदान कर दे, सहमति दे दे कि वह संपत्ति रख रखे। या साश्रय, किसी व्यक्ति को प्रवंचित करता है और प्रवंचित करके उत्प्रेरित करता है कि वह कोई कार्य करे या कार्य करने का लोभ करे। आगे देखते हैं, यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित नहीं किया जाता तो वह ना तो वह कार्य करता और ना ही कार्य करने का लोभ करता।
उसने क्यों वह कार्य किया या क्यों कार्य करने का लोभ किया? क्योंकि उसे प्रवंचित किया गया। आगे देखते हैं इसी परिभाषा को। और उस कार्य या लोभ से जो उसने प्रवंचना के कारण किया है, प्रवंचित होने के कारण किया है, उसे प्रवंचित व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, ख्याति संबंधी या सांपातिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होना संभाव्य है, तो छल के अपराध का गठन होता है। दोस्तों, इस धारा के बाद इसमें एक स्पष्टीकरण दिया है कि तथ्यों को बेईमानी से छुपाना भी इस धारा के अंतर्गत अपराध है। तो दोस्तों, हम आगे कुछ उदाहरण के बारे में चर्चा करें, उसके पहले इस स्पष्टीकरण के उदाहरण को देखते हैं। इस स्पष्टीकरण में जो क्या है कि तथ्यों को बेईमानी से छुपाना भी छल का गठन करता है। उस संबंध में देखते हैं कि का नामक व्यक्ति अपनी संपत्ति या कोई वस्तु या को बेचता है। बेचते समय उसे मालूम है कि उसने जो संपत्ति जिसको या को बेच रहा है वह उसने खा को ऑलरेडी सेल आउट कर रही है, सेल आउट कर चुका है या मॉर्गेज कर चुका है, बंधक रख चुका है। फिर भी उसे उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति को क्रय कर ले और वह संपत्ति क्रय कर लेता है। छल के अपराध का गठन हो गया। सभी आवश्यक तत्व इसमें शामिल हैं। तथ्यों को छुपाया है, प्रवंचना की है, बेईमानी से उत्प्रेरित किया है कि इस संपत्ति को खरीद ले। बेईमानी से उत्प्रेरण भी आ गया, प्रवंचना भी आ गई और तथ्यों को छुपाना भी आ गया। आगे देखते हैं दोस्तों कि एक किसी वस्तु पर कूटकृत निशान लगा देता है जो कि किसी प्रसिद्ध निर्माता का है, जिससे वो ब्रांडेड कंपनी की वस्तु बन जाती है, जबकि वो ब्रांडेड कंपनी की है नहीं। और उस ब्रांड को देखकर सामने वाला उस वस्तु को क्रय कर लेता है और बदले में उसको मूल्य दे देता है। छल का अपराध हुआ। प्रवंचना की, प्रवंचना क्या कह के कि ये ब्रांडेड कंपनी का है, प्रसिद्ध निर्माता का है। आशय बेईमानी का था उसका और उसने उत्प्रेरित किया कि खरीद ले और उसने खरीद लिया, जिससे उसे लाभ हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं कि कुछ नकली सैंपल दिखा देता है और सैंपल दिखाते समय सामने वाले से ये बोलता है कि जो हम वस्तु आपको डिलीवर करने वाले हैं, जिसके बीच में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारा अनुबंध हुआ है, वो इसी सैंपल के अनुरूप है, जबकि वह वास्तव में वस्तु देता है तो वो सैंपल के अनुरूप नहीं निकलती है। छल किया, बेईमानी आशय है, नकली सैंपल दिखा के प्रवंचित किया है, उसने फायदा हुआ है, आर्थिक लाभ मिला है उसे, छल का अपराध हुआ है। ऐसे ही एक और उदाहरण है कि नकली हीरे दिखा देता है और ये बताता है कि असली हीरे हैं और गिरवी रख के उनमें से कोई मूल्य ले लेता है। मूल्य प्राप्त हुआ, हीरे नकली हैं, वो जानता है कि हीरे नकली हैं, उनको असली बताता है। प्रवंचना की, बेईमानी पूर्ण आशय रहा, पैसा प्राप्त हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं कि किसी दुकानदार को यह विश्वास दिला देता है कि जो हमें कुछ पैसा उधार दे दो, हम ये वापस चुका देंगे। जब ये विश्वास दिलाता है तब का इरादा उसे वापस करने का बिल्कुल नहीं है। वो पैसा उसके भरोसे में आकर पैसा दे देता है, बाद में पैसा नहीं चुकाता, छल का अपराध हो गया। प्रवंचना की, झूठ बोला, क्योंकि मुझे पता ही था कि हमें इसका मूल्य देना ही नहीं है, इसका पैसा वापस ही नहीं करना है हमारे लिए। छल के अपराध का गठन हुआ, बेईमानी है इसमें। तो अगर हम दोबारा इसको समरी करके देखें तो बार बार वही चीज़ें आती हैं। प्रवंचना, कपटपूर्वक, बेईमानीपूर्ण आशय, धन की प्राप्ति, आर्थिक लाभ, तभी छल का गठन होता है। दोस्तों, मैं पुनः कहूँगा कि अगर आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें और आपके मार्गदर्शन का मैं हमेशा इंतज़ार करूँगा, हमेशा स्वागत करता हूँ। मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो पहले हमने चर्चा जब प्रारंभ की थी तब मेरी चर्चा मेरे को स्वयं लगता है कि उतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। जो आपके सुझाव, आपके मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुए, उनका मैंने अनुकरण किया
निश्चित रूप से मेरी चर्चा में सुधार आया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आगे आपराधिक दुर्विनियोग पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।